वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय। कभी जीने की आशा, कभी मन की निराशा, कभी खुशियों की धूप तो कभी हकीकत की छांव, कुछ खोकर कुछ पाने की आशा, शायद यही है जीवन की परिभाषा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा 10वीं, विषय गणित। हम जो एक आज नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं, ये नया एक अध्याय 4 शुरू करेंगे। हमने पूर्व कक्षाओं में कुछ हम गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो गणितीय समस्याओं को कुछ समीकरण के रूप में व्यक्त करके हम उसको हल करते हैं। जो कोई भी समस्या है वह कोई एक घटना पर या दो घटनाओं पर निर्भर करती हैं। अगर वो एक कारक पर निर्भर करती हैं तो हम उसका एक चर का एक समीकरण बनाते हैं। एक चर राशि अज्ञात रूप में हम समीकरण बनाते हैं, तो चर रूप के अंदर वो एक समीकरण बनता है। इसको हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। एक रैखिक समीकरण भी कहा जाता है। ये इसका रूप होता है ax + b = 0। यदि इसका आलेख बनाया जाए तो आलेख एक रेखा के रूप में मिलता है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका ये रूप होता है ax + b = 0, जहां ये a0 = 0 होगा। a का मान 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है, तो वह एक चर का रैखिक समीकरण होता है। किसी भी एक समस्या जो है उसको गणितीय रूप में निरूपण करें तो उस समस्याओं का निर्भरता एक ही घटक पर या एक ही कारक पर होती है, तो इसे हम एक चर का समीकरण कहते हैं। अगर हम दो चर के रूप में समीकरण निर्भर करते हैं तो उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। किसी समस्याओं पर आश्रित समीकरण जो दो कारकों पर निर्भर करता है तो उसको हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसका रूप इस तरह से होगा ax + by + c = 0। तो दो चर के रूप में समीकरण है तो ये रैखिक समीकरण बनेगा दो चर वाला। इसकी भी अगर हम आलेख बनाएंगे तो एक रेखा ही प्राप्त होगी। ठीक है, यहां a0 = 0 व bx + by + c = 0। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, जहां पर a0 = 0 b0 = 0। तो ये दो चर के रैखिक समीकरण है जिसको हम हल करेंगे। इसको हल करने के लिए दो विधि है। एक विधि है जो बीजगणितीय है। बीजगणितीय के अंदर हमने पढ़ा था विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से, वज्र गुणन द्वारा। इन तीन विधियों से हम x और y दो चरासी के मान ज्ञात कर सकते हैं, जो आपने पूर्व कक्षा में 9वीं कक्षा में पढ़ा। दूसरी विधि है जो है आलेखीय विधि। आलेख द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं, तो वो हम अभी सीखने वाले हैं। तो आलेख विधि से इसको हल करने के लिए पहले हम किसको हल करेंगे? रैखिक समीकरण। यदि हमारे सामने दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यदि x व y के वे मान जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट रखे, स्पष्ट करें, तो वह इस दोनों समीकरण के हल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो समीकरण जो हमने यहां लिखे हैं, इसको युगपत समीकरण, युगपत रैखिक समीकरण, या हम इसको समीकरण निकाय कह सकते हैं। रैखिक समीकरण निकाय, हम इनको युगपत रैखिक समीकरण कह सकते हैं या समीकरण निकाय कहा जा सकता है।
हम इनके एक्स वाई और अचर पद के गुणांक से इनकी रेखाओं की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। जो हम आलेख बनाएंगे तो जो दो रेखाएं होगी वो किस तरह से होगी, और हम उनके एक्स और वाई के मुख्य मान जो हल होते हैं उनकी भी जांच कर सकते हैं, प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से, आइए देखिए, रैखिक युगपत समीकरण, युगपत समीकरण या समीकरण निकाय, समीकरण निकाय में प्रकृति। तो सबसे पहले हम यहां पर जो गुणांक है उनकी बात करेंगे। a1/a2 बराबर b1/b2। जब a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा तो समीकरण का हल संगत अद्वितीय हल क्या कहलाएगा? अद्वितीय हल। a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। तो समीकरण का हल संगत अद्वितीय हल। और अगर हम उसका आलेख बनाएंगे तो आलेख पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद, दोनों रेखाएं अगर बनाएंगे तो रेखाएं प्रतिच्छेद होगी। एक बिंदु हमको प्राप्त होगा, वो x और y का हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब यही होगा। ठीक है, अब आइए दूसरी बात, यदि a1 और a2 बराबर हैं b1 व b2 के, परंतु c1 c2 बराबर नहीं है। तीसरा जो अनुपात है स्वतंत्र पद बराबर बराबर 0 है, पक्षांतर करके उसको उधर ले आओ, उधर c1 c2 a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, परंतु c1 c2 बराबर। समीकरण का हल, समीकरण का हल असंगत। ठीक है, और इसके जो मान होंगे वो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समीकरण असंगत, समीकरण निकाय असंगत बोले अच्छा रहेगा। समीकरण निकाय असंगत और समीकरण का कोई हल नहीं। अगर इनके रेखाएं बनाए जाए आलेख के अंदर तो जो रेखाएं बनेगी वो दोनों रेखाएं समांतर होगी, कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। एक निश्चित दूरी से दोनों रेखाएं समांतर रूप में बढ़ती जाएगी। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ये इसका दूसरा रूप है। तीसरा जो रूप है a1/a2, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और तीसरा अब हम पढ़ने वाले हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2। तीनों के मान समान हो जाए, तीनों के मान समान हो जाए तो समीकरण निकाय संगत, समीकरण निकाय संगत व हल के बात करेंगे तो समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल, समीकरण के अनेक हल होंगे। ठीक है, और जो रेखा बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, तो आलेख के अंदर एक ही रेखा बनने वाली है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन जाएगी, दूसरी रेखा वापस नहीं आएगी। ठीक है, जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है तो आलेख बनाने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। आगे बढ़ाए कहेंगे एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद होने वाली है। a1 a2 b1 b2 तो बराबर है, परंतु c1 c2 बराबर नहीं है, तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी से चलते हुए आगे बढ़ेगी, कभी कहीं प्रतिच्छेद नहीं करने वाली है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों के मान बराबर हो जाएं तो वे रेखाएं संपाती होती हैं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बोलते हैं तो उसको संपाती बोलते हैं। ये प्रतिच्छेद रेखा, ये समांतर रेखा, और ये अंत में जो बनाई है वो संपाती रेखा होगी। आइए इससे संबंधित एक हम प्रश्न हल करते हैं।
छोटा सा। तो देखिए किस तरह से प्रश्नों में एक प्रश्न दिया हुआ है, समीकरण निकाय 2x प्लस ky बराबर 1 व 3x माइनस का 5y बराबर 7 समीकरण निकाय, ये एक समीकरण निकाय मानते हैं। दो समीकरण है, युगपत समीकरण या समीकरण निकाय में k का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात कीजिए। अभी k का मान ज्ञात कब करना है? जब पहली शर्त समीकरण के हल, समीकरण का हल अद्वितीय हो। ये पहला प्रश्न। दूसरा, समीकरण के कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं हो। इस दोनों के लिए k का मान क्या होगा वो हम पता करने वाले हैं। तो पहली जो शर्त है, चाहे दूसरी शर्त है, उसके लिए हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान बनाने हैं। इन दोनों को समीकरणों को देखकर ये पहला समीकरण 2x प्लस ky बराबर 1, 3x माइनस का 5y बराबर 7, पहले इन दोनों को पक्षांतर करके इधर बोल देते हैं। तो 2x प्लस ky माइनस का 1 बराबर 0। दूसरे समीकरण में भी 3x माइनस 5y माइनस का 7 बराबर 0। ये जो दोनों समीकरण हमने बनाए हैं, इसमें से x के गुणांक हैं वो a1 बटा a2 कहलाएगा 2/3। y के जो गुणांक है वो b1 बटा b2 कहलाएगा k बटा माइनस का 5। और जो स्वतंत्र पद है x और y के अतिरिक्त जो पद हैं वो कहलाएंगे c1 बटा c2 माइनस का 1 बटा माइनस 7, माइनस का 1 बटा माइनस का 7। ये जो पद हमने बनाए हैं, इससे आप ये दोनों प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न हम जो करने वाले हैं कि समीकरण का हल अद्वितीय है, समीकरण का हल अद्वितीय हल हो। ठीक है, तो अद्वितीय हल होने का मतलब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इसमें रखो मान a1 बटा a2 2/3 नॉट इक्वल टू k बटा माइनस का 5। नॉट इक्वल टू नहीं, बराबर नहीं होगा, k का मान ये नहीं होगा। वज्र गुणा कर रहा हूं मैं, तो माइनस का 5 को इधर बोल देता हूं, तो k बराबर माइनस का 5 इधर आ गया, तो माइनस का हो गया 10/3। k बराबर माइनस का 10/3 नॉट इक्वल टू, अर्थात k का मान -10/3 के अतिरिक्त कोई भी आप वास्तविक संख्या उसमें रख सकते हैं। ठीक है, अर्थात k बराबर -10/3 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जिससे हम इसका अद्वितीय हल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है, समीकरण के लिए कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं है, समीकरण का कोई हल नहीं, इसके लिए बात करनी है समीकरण के कोई हल नहीं हो। तो सर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2 नॉट इक्वल टू, तो हम इसी से बात कर लेंगे। तो इन दोनों को करेंगे बराबर, 2/3 बराबर k बटा माइनस का 5। अभी जो हमने आंसर निकाला था k बराबर 5 को 2 से गुणा करके माइनस का 10/3।
अब C1 C2 बराबर है ही नहीं, इसमें देख लेंगे आप तो इसके इसका बराबर मान रखेंगे तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो मान है k का मान यदि आप इसमें माइनस का 10/3 रख देंगे तो a1/a2 और b1/b2 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर k रखने पर समीकरण निकाय के कोई हल नहीं। समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, क्योंकि इसमें a1/a2 का और b1/b2 का मान समान हो जाएगा। समान होने पर दोनों रेखाएं एक दूसरे से प्रतिच्छेद नहीं होने वाली है, कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से समझकर अभ्यास कीजिए, तो इससे हम आलेखीय विधि द्वारा दो चर को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।